आज हम भारत की सीमाओं और भारत के पड़ोसी देशों के बारे में जानेंगे। हिंद महासागर में भारत की स्थिति सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसका कारण यह है कि भारत की तटरेखा हिंद महासागर के तट पर जितने भी देश हैं उनमें भारत की तटरेखा सबसे लंबी है। यहाँ तक कि हिंद महासागर के पूर्वी छोर पर बहुत सारे देश बसे हुए हैं, जैसे मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया जैसा महाद्वीप भी हिंद महासागर के पूर्वी भाग में बसा हुआ है। लेकिन किसी भी देश की तटरेखा भारत जितनी लंबी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया का जो आप पश्चिमी तट देखेंगे, ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस आप ओपन कर लिया करिए मेरे साथ पढ़ते समय, है ना। तो जब आप ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी तट देखेंगे तो वो भी हिंद महासागर के ही किनारे है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का भी पश्चिमी तट भारतीय तट जितना लंबा नहीं है। भारत का जो तट रेखा है, भारत की तट रेखा इतनी लंबी होने का कारण क्या है? इसके दो कारण हैं। एक तो भारत का प्रायद्वीपीय आकार, दक्षिणी भारत का प्रायद्वीपीय आकार के चलते भारत की तटरेखा लंबी हो जाती है। दक्षिण भारत के प्रायद्वीपीय आकार के चलते इसने हिंद महासागर को दो समुद्रों में बांट दिया है, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर। इसके चलते भारत की तटरेखा हिंद महासागर में सबसे लंबी हो गई है। इसके अलावा अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह जैसे द्वीप हैं। इन द्वीपों की अपनी अपनी तटरेखा है। उदाहरण के लिए अंडमान निकोबार में आप जब एटलस में देखेंगे तो बहुत से द्वीप तो आपको दिखाई भी नहीं देंगे, क्योंकि एटलस में नहीं दिखाई दे सकते, छोटे छोटे होते हैं। यहाँ सैकड़ों द्वीप हैं अंडमान निकोबार में। तो इन सैकड़ों द्वीपों के चलते तटरेखा काफी लंबी हो जाती है, क्योंकि प्रत्येक द्वीप का अपना तटरेखा होता है ना। तो हिंद महासागर के जो दोनों शीर्ष समुद्र हैं, यह है बंगाल की खाड़ी और यह है अरब सागर। इसको हम संक्षेप में लिख देते हैं, बंगाल की खाड़ी और यह है अरब सागर। तो हिंद महासागर के दोनों शीर्ष समुद्रों ने भारत को पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर तटरेखा प्रदान की है। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? पृथ्वी की त्रिज्या है 6371 किलोमीटर, जबकि भारत के मुख्य भूमि जानते हैं किसे कहते हैं? द्वीपों को छोड़कर जो मुख्य भूमि है, जबकि भारत के मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। इस तरह से आप देख रहे हैं कि भारतीय मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई लगभग पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर है। लेकिन इसके अलावा भारत के आसपास के समुद्रों में कुछ द्वीप समूह भी हैं, उनकी तटरेखा भी अगर हम शामिल करें, उदाहरण के लिए भारत के आसपास, जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे लिखिएगा, भारत के आसपास बंगाल की खाड़ी में यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह एक बड़ा द्वीप समूह है, सबसे बड़ा भारत का। अरब सागर में यहाँ पर लक्षद्वीप समूह है, यहाँ पर है। तो इन द्वीपों के चलते भारत की तटरेखा की लंबाई और बढ़ जाती है। तो इसलिए अगर हम द्वीपों समेत भारत की तटरेखा निकालें तो भारत के द्वीपों समेत भारत की कुल तटरेखा, यानी द्वीपों समेत भारत की कुल तटरेखा 7516.6 किलोमीटर है। 7516.6 को आप चाहें तो 7517 किलोमीटर भी लिख सकते हैं, क्योंकि 0.6 का प्रभाव 7 में ज़्यादा आएगा, है ना। तो 7517 किलोमीटर के लगभग भारत की तटरेखा की लंबाई है। भारत में कुल ऐसे 9 राज्य हैं जो तटरेखा पर अवस्थित हैं। पश्चिमी तट पर 5 राज्य हैं और पूर्वी तट पर 4 राज्य हैं। इस तरह से भारत के कुल 9 राज्य तटरेखा पर स्थित हैं। यदि हम पश्चिमी तट पर अवस्थित भारत के राज्यों को देखेंगे तो सबसे उत्तरी राज्य है गुजरात। गुजरात के बाद यहाँ है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद यहाँ पे है GO मतलब गोवा, बहुत छोटा सा राज्य है। उसके बाद है कर्नाटक और कर्नाटक के बाद है CERALA केरला। ये 1 2 3 4 5 गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, ये पश्चिमी तट पर स्थित भारत के राज्य हैं। पूर्वी तट पर भारत के राज्य देखेंगे तो हम दक्षिण से उत्तर की ओर चलते हैं, क्रमशः चलते हैं, ऐसे आके ऐसे एक माला बनाते हैं। तमिलनाडु के उत्तर में है आंध्र, उसके बाद OD मतलब ओडिशा, और यहाँ पे PB मतलब पश्चिम बंगाल। एक तरह से 1 2 3 4 पश्चिमी तट पर स्थित ये राज्य है 5 राज्य, और पूर्वी तट पर 4 राज्य स्थित हैं। इनके नाम आप लिख लीजिएगा। भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है। गुजरात की तटरेखा की लंबाई 1214 किलोमीटर है। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है। इसका कारण क्या है? यहाँ भी वही कारण है, जैसे भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई हिंद महासागर में क्यों जाता है
क्योंकि भारत का प्रायद्वीपीय आकार है। इसी तरह से गुजरात की तटरेखा लंबी होने का भी जो मुख्य कारण है वो गुजरात का प्रायद्वीपीय आकार है। गुजरात में 2 प्रायद्वीप ऐसे पश्चिम में निकले हैं, जैसे मैं ऐसे 2 उंगलियां आपको दिखा रहा हूं ना, ये ऐसे ही पश्चिम में 2 प्रायद्वीप निकले हुए हैं। इसमें जो उत्तर वाला प्रायद्वीप है ना, इसको हम कहते हैं कच्छ प्रायद्वीप, और जो दक्षिणी प्रायद्वीप है गुजरात का उसे हम कहते हैं काठियावाड़ प्रायद्वीप। तो कच्छ और काठियावाड़ प्रायद्वीपों से मिलकर बना है गुजरात। ये गुजरात का आधे से अधिक भाग कवर करते हैं, कच्छ और काठियावाड़ प्रायद्वीप। तो इन प्रायद्वीपों के चलते भारत की तटरेखा की लंबाई काफी ज्यादा हो जाती है। इन दोनों प्रायद्वीपों के मध्य में आप देखेंगे तो कच्छ की सकरी खाड़ी है। कच्छ की सकरी खाड़ी इन दोनों यानी कच्छ और काठियावाड़ प्रायद्वीप के मध्य में कच्छ की सकरी खाड़ी है। ये सब हम बाद में खाड़ियों के बारे में अलग से चर्चा करेंगे, यहाँ हम तटरेखा पढ़ रहे हैं। तो इन खाड़ियों के चलते गुजरात की तटरेखा की लंबाई काफी ज्यादा हो जाती है। एक सवाल अगर आपसे पूछा जाएगा कि भारत में सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, तो आपका जवाब होगा गुजरात। लेकिन अगर पूछा जाएगा कि दक्षिण भारत में, क्योंकि गुजरात दक्षिण भारत में नहीं आता है, वो पश्चिमी भारत है। दक्षिण भारत की शुरुआत होती है नर्मदा नदी के दक्षिण से, और नर्मदा नदी का मुहाना कहाँ है, यहाँ पे है। तो दक्षिण भारत की शुरुआत नर्मदा नदी के दक्षिण से होती है, और गुजरात नर्मदा नदी के उत्तर में है। और नर्मदा नदी का मुहाना हालांकि गुजरात में गुजरात में ही है। भड़ोच मुहाने पर भड़ोच जो शहर है, नर्मदा नदी के मुहाने पर जो शहर है वो एक बंदरगाह है, उसका नाम है भड़ोच। भड़ोच भी गुजरात का ही हिस्सा है, लेकिन गुजरात दक्षिण भारत में नहीं आता। तो आपसे अगर सवाल पूछा जाएगा कि दक्षिण भारत का सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, तो आपका जवाब होगा आंध्र प्रदेश। ठीक है। सर्वाधिक तटरेखा वाले राज्यों का क्रम आपको जरूर याद रखना चाहिए। भारत में सर्वाधिक तटरेखा वाले राज्यों का क्रम, भारत में सर्वाधिक तटरेखा वाले राज्यों का क्रम गुजरात, स्वाभाविक से गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश, गुजरात, यहां तो दिखा दूं आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, केरला। गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, केरला। आमतौर पे लोग जब क्रम याद करते हैं तो शुरू के 4 देशों या वस्तुओं या स्थानों या व्यक्तियों का क्रम याद कर लेते हैं। सुविधा के लिए उनको लगता है कि एग्जाम में यहीं से पूछा जाएगा। जैसे भारत के 4 सबसे बड़े राज्य है ना, उनका क्रम, 4 व्यक्तियों का क्रम, 4 क्षेत्रों का क्रम, 4 द्वीपों का क्रम, अनाज उत्पादन का क्रम। हमेशा हम क्या करते हैं, शुरू के 3-4 याद कर लेते हैं, सबसे बड़े 4। ये आमतौर पे हमारी रटने की प्रवृत्ति होती है। लेकिन जब रटना ही है तो आपको, जैसे सर्वाधिक जनसंख्या वाले 4 देश, तो आप शुरू के 4 याद कर लेते हैं या 5 याद कर लेते हैं। लेकिन आपको यकीन मानिए 10 से 12 तो याद कर ही लेने चाहिए अगर हैं तो। ऐसे देशों का क्रम या व्यक्तियों का क्रम अगर 10 से ज़्यादा है तो ज़्यादा याद करिए। यही आपका काम है ना। जहाँ रटने की जरूरत पड़े, जहाँ समझने की जरूरत पड़े, वहाँ पे समझ में आ जाएगा। लेकिन जहाँ रटना हो वहाँ पे समझ में नहीं आता है, वहाँ पर रटना पड़ता है। और रटने का एक ही तरीका है, फार्मूला और से मत चला करिए। आप लोग कितने फार्मूले याद करेंगे? किसी चीज को बार बार आप पढ़ेंगे ना, है ना, तो वो आपको याद हो जाएगा। जैसे भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है ना, गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, केरला, उड़ीसा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, गोवा। हो गए 9 राज्य। इस तरह से आप अगर क्रम याद कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। इससे फायदा ये होता है कि आपको बहुत सारे एग्जाम्स देने हैं। किस एग्जाम में, अच्छा पढ़ाई तो हो ही गई, भारत की तटरेखा पढ़ लिया, लेकिन पता नहीं किस एग्जाम में क्या सवाल आ जाए, और आपने थोड़ा सा भी अगर कहीं अधूरा छोड़ा है तो वहीं पे मिस्टेक हो जाता है। आइए, तो गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, केरला के बाद है उड़ीसा, कर्नाटक के बाद है पश्चिम बंगाल, यहाँ पे आंध्र प्रदेश के बाद तमिलनाडु। भूल गया हूँ, मुझे लग रहा था कि कुछ भूला जा रहा है। हाँ, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरला, उड़ीसा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल के बाद है गोवा। इस तरह से कुल 9 राज्य। आपसे ऐसा भी सवाल पूछा जाएगा कि भारत में सबसे छोटी तटरेखा वाले राज्यों का क्रम बताइए, तो सबसे छोटी तटरेखा वाले राज्य का क्रम होगा गोवा, पश्चिम बंगाल, है ना, इस तरह से होगा, कर्नाटक, उड़ीसा। गोवा, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, उड़ीसा, इन 9 राज्यों का आपने क्रम। ये तो हो गया मुख्य भूमि पर सर्वाधिक तटरेखा वाले राज्यों का क्रम। लेकिन द्वीपों समेत, भारत के द्वीपों समेत
सर्वाधिक तटरेखा वाला राज्य ऑब्लिक केंद्र शासित प्रदेश पूछता है कि द्वीपों समेत सर्वाधिक तटरेखा वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो द्वीपों समेत सबसे सर्वाधिक तटरेखा वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश अंडमान, बंगाल की खाड़ी में यहाँ पे स्थित है अंडमान निकोबार। ये सर्वाधिक तटरेखा वाला क्षेत्र हमारा अंडमान निकोबार है, लेकिन वो भारत का राज्य नहीं, केंद्र शासित प्रदेश है। भारत में सर्वाधिक लंबी भारत में 9 राज्यों की सीमा तटरेखा से लगी हुई है और ऐसे 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत में 4 केंद्र शासित प्रदेश तटरेखा वाले हैं। 4 केंद्र शासित प्रदेशों के पास तटरेखा है या तटरेखा वाले हैं। कौन कौन से? ये हैं अंडमान निकोबार, क्रम से लिख रहा हूं, है ना। अंडमान निकोबार के बाद लक्षद्वीप, लक्षद्वीप के बाद दादरा और नगर हवेली तथा दमन दीव। दमन दीव और दादरा और नगर हवेली पहले अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे, लेकिन 2020 में दोनों को मिलाकर एक ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया और उसका पूरा नाम इसी तरह से है, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव। जैसे मैं बोल रहा हूं, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, है ना। तो सबसे सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाले केंद्र शासित प्रदेश, उनका क्रम में लिख रहा हूं, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादरा और नगर हवेली तथा दमन दीव। उसके बाद है पांडिचेरी, पुदुचेरी। यह है सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाले केंद्र शासित प्रदेश। सबसे छोटी तटरेखा वाला जो राज्य है, यहां पे मैं भूल रहा हूं, गोवा। गोवा की तटरेखा 101 किलोमीटर लंबी है। गुजरात की तटरेखा की लंबाई जहां पे 1214 किलोमीटर है, सर्वाधिक लंबी तटरेखा, और सबसे छोटी तटरेखा गोवा की है जो कि 101 किलोमीटर है केवल। भारत की तटरेखा को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। बाद में हम भारतीय तटीय मैदान का जब अध्ययन करेंगे तो वहाँ पे इसे विस्तार में जानेंगे, लेकिन भारतीय तटरेखा को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो जो कच्छ प्रायद्वीप का तट है, गुजरात का पश्चिमी तट कहलाता है। कच्छ प्रायद्वीप का तट गुजरात का पश्चिमी तट, और काठियावाड़ प्रायद्वीप का जो तट है वो गुजरात का दक्षिणी तट कहलाता है। क्लियर? कच्छ प्रायद्वीप का जो तट है वो गुजरात का पश्चिमी तट कहलाता है और काठियावाड़ प्रायद्वीप का तट गुजरात का दक्षिणी तट कहलाता है। गुजरात का पश्चिमी तट, इसको हम कहते हैं कच्छ तट। कच्छ तट। गुजरात का दक्षिणी तट, मैं सब कुछ लिखूंगा नहीं, आप समझ जाइएगा। गुजरात का दक्षिणी तट, इसको हम कहते हैं काठियावाड़ तट। काठियावाड़ तट। महाराष्ट्र से लेकर यहाँ पे गोवा तक का जो तट है उसे हम कहते हैं कन्नड़ तट, कोंकण तट। जो कर्नाटक का तट है उसे हम कहते हैं कन्नड़ तट। केरला का जो तट है उसे हम कहते हैं मालाबार तट। मालाबार तट का विस्तार केरला के तटीय क्षेत्रों में है, मतलब केवल ये केरला का ही तट है। मालाबार तट का मतलब केरल ही होता है। जो केरल के मैदानी क्षेत्र हैं उन्हें हम मालाबार कहते हैं, और केरल का जो पहाड़ी क्षेत्र है उसे हम मालाबार नहीं कहते हैं। मालाबार का मतलब केरल का तटीय क्षेत्र, जो तट पर स्थित क्षेत्र है ना। तो मालाबार। तमिलनाडु तट को हम कहते हैं कोरोमंडल। आंध्र प्रदेश तट को हम कहते हैं उत्तरी सरकार तट। आंध्र प्रदेश का तट है ना, ये तो है कोरोमंडल, ये है उत्तरी सरकार तट। और जो उड़ीसा का तट है, उड़ीसा के तट को हम कहते हैं उत्कल तट। और पश्चिम बंगाल का ये जो तट है इसे हम कहते हैं वेंगी तट। वेंगी तट। अलग अलग क्षेत्रों में भारतीय तटरेखा को अलग अलग नामों से जाना जाता है। नेक्स्ट, अब भारत की स्थलीय सीमा के बारे में हम पढ़ते हैं। आप हेडिंग डाल देंगे, भारत की स्थलीय सीमा। भारत की स्थलीय सीमा एक लंबी सीमा है और ये भारत की तट रेखा की लंबाई की लगभग 2 गुनी है। भारत की तट रेखा की लंबाई 7516 किलोमीटर है ना। लेकिन भारत की
स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। तो कहां 7,516, ठीक उसका दोगुना आप करेंगे तो लगभग दोगुना ही है। तो स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि भारत एक बड़े क्षेत्रफल वाला देश है। एशिया में क्षेत्रफल के लिहाज से भारत रूस और चाइना के बाद तीसरा सबसे बड़ा देश है ना। और दक्षिण एशिया के देशों में अगर हम देखें, दक्षिण एशिया मतलब हिमालय के दक्षिण में जो भी देश है उन्हें दक्षिण एशिया का देश कहते हैं। क्लियर? तो दक्षिण एशिया के देशों में भारत सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला देश है। इस कारण भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई काफी लंबी हो गई है। और यह 15,200 किलोमीटर की जो लंबी स्थलीय सीमा है वो 7 पड़ोसी देशों से मिलती है। ये 7 पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? लिखिएगा। पाकिस्तान, एक क्रम से आप देखेंगे, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार। तो 15,200 किलोमीटर की लंबी सीमा 7 पड़ोसी देशों से लगी हुई है। उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान, दिशा के साथ लिख लीजिए, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यहां से लेके यहां तक ये भारत का उत्तरी क्षेत्र है। उत्तर में, ये उत्तर पश्चिम में, उत्तर में चीन, चीन के बाद नेपाल है, नेपाल के बाद भूटान है। पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश। कुल कितने देश हो गए? 7 पड़ोसी देशों से भारत की स्थलीय सीमा लगी है। इतने ज्यादा अलग अलग देशों से लगे होने के कारण इस सीमा को हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी कहते हैं। यानी है ना, भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा कुल कितने देशों से लगी है? 7 देशों से लगी है। भारत के साथ सबसे लंबी सीमा बनाने वाला देश बांग्लादेश है। भारत के साथ सबसे लंबी सीमा बनाने वाला देश ये जो बांग्लादेश है ना, ये सबसे लंबी सीमा पता है क्यों बनाता है? आप देखेंगे तो बीच में ये कहीं पे गैप नहीं आता है। जैसे चाइना के साथ भारत की जो सीमा है उसमें बीच में नेपाल और भूटान का गैप आ गया है। नेपाल और भूटान को बफर स्टेट कहते हैं। बफर स्टेट का मतलब ये होता है कि वो छोटे देश, ऐसे छोटे देश जो 2 बड़े और शक्तिशाली देशों के बीच में स्थित होते हैं और इन्हें हम बफर स्टेट कहते हैं। ठीक है, छोटे देश जो 2 बड़े और शक्तिशाली देशों के बीच में स्थित होते हैं उन्हें हम बफर स्टेट या अंतस्थ राज्य कहते हैं। अंतस्थ राज्य, ये बफर स्टेट जो होते हैं शक्तिशाली देशों की स्थलीय सीमा को दूर रखने का काम करते हैं। अब नेपाल और भूटान के चलते आप देखिए तो भारत और चाइना की स्थलीय सीमा दूर दूर है ना। यहाँ पे है चाइना की सीमा और भारत की सीमा यहाँ पर है, बीच में है बफर स्टेट। उसी तरह चाइना की सीमा यहाँ है और भारत की सीमा यहाँ है, बीच में भूटान। तो इन ऐसे देशों को बफर स्टेट कहते हैं। सबसे लंबी सीमा तो चाइना के साथ भारत की होती, लेकिन बफर स्टेट है। लेकिन भारत बांग्लादेश के बीच में कोई ऐसा बफर स्टेट नहीं है। और दूसरा, भारत बांग्लादेश की सीमा बहुत ही कटी छट्टी है, मतलब ऐसे टेढ़ी टेढ़ी जाती है। उसको आप सीधा करेंगे ना तो बहुत लंबा हो जाता है। जैसे आप किसी धागे को टेढ़ा करके रख दें तो इतने दूर में रख लेंगे, लेकिन उसको सीधा करने लगेंगे तो बहुत लंबा हो जाता है। तो भारत बांग्लादेश सीमा काफ़ी लंबी हो गई यहाँ पे। भारत के साथ सबसे लंबी सीमा बनाने वाला देश बांग्लादेश है ना। भारत बांग्लादेश सीमा की लंबाई पता है कितनी है? भारत बांग्लादेश सीमा की लंबाई है 4,096 किलोमीटर। ये सब आपको रटना पड़ेगा, इसमें कुछ समझने वाली बात नहीं कि बांग्लादेश की सीमा की लंबाई 4,096 किलोमीटर, इसमें क्या समझेंगे? इस पर आपको रटना ही रटना पड़ेगा, और रटेंगे नहीं तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं आप बच्चा खा जाएंगे, परेशानी होगी, आपको समस्या उत्पन्न होगी। जो रटने वाली चीज़ें आप रटा करिए, उसको इग्नोर मत क्या करिए। खासकर प्रारंभिक परीक्षा में बहुत सी चीज़ों को हमको रटना पड़ता है ना। और जब हम कुछ चीज़ें रट लेते हैं तो मुख्य परीक्षा में वो हमारे लिए फैक्ट बन जाते हैं, जरूरत पड़ने पर हम कहीं भी उसे डाल सकते हैं, उसका अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो बांग्लादेश सीमा की भारत बांग्लादेश सीमा की लंबाई कितनी है? 4,096। इसी तरह बांग्लादेश के बाद सबसे लंबी सीमा बनाने वाला देश चाइना है। चीन, हम देशों का क्रम लिख लें। बांग्लादेश के बाद चीन के साथ भारत की लंबी सबसे लंबी सीमा है। चीन के बाद पाकिस्तान, क्रम से लिखते जाइए। भारत के साथ सबसे लंबी सीमा बनाने वाले देशों का क्रम: बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद नेपाल, नेपाल के बाद म्यांमार, इसको रट लीजिए, छोड़िएगा मत। म्यांमार, म्यांमार के बाद भूटान, और भूटान के बाद अफगानिस्तान। दिखाई दे रहा है आपको? हाँ, दिखाई देना चाहिए।
ठीक है, ये है भारत के साथ सबसे लंबी सीमा बनाने वाले देशों का क्रम। भारत बांग्लादेश सीमा की लंबाई 4096 किलोमीटर है। भारत चीन सीमा की लंबाई 3488 किलोमीटर है। भारत पाकिस्तान सीमा की लंबाई 3323 किलोमीटर है। भारत नेपाल सीमा की लंबाई 1751 किलोमीटर है। भारत म्यांमार सीमा की लंबाई 1643 किलोमीटर है और भारत भूटान सीमा की लंबाई 699 किलोमीटर है, जबकि भारत अफगानिस्तान सीमा की लंबाई 106 किलोमीटर है। ये सीमा की लंबाई है, इसे आपको याद करना पड़ेगा। आप सोचेंगे कि जैसे पहले सवाल पूछे जाते थे वैसे ही आगे पूछे जाएंगे। नहीं नहीं, आगे नए नए सवाल बनेंगे, वो सवाल पूछे जाएंगे जो अब तक बने नहीं है, है ना। ऐसे में अगर आपको बढ़त हासिल करनी है तो सब कुछ याद रखना चाहिए मेरे ख्याल से। तो ये अलग अलग देशों के साथ भारत की सीमा की लंबाई। इसमें से भारत चीन सीमा को हम क्या कहते हैं? मैकमोहन रेखा, आप जानते होंगे। उसी तरह से भारत चीन सीमा को मैकमोहन रेखा, भारत पाकिस्तान सीमा को रेड क्लिफ रेखा, है ना। भारत अफगानिस्तान की सीमा को हम कहते हैं डूरंड रेखा। डूरंड रेखा, ये भारत अफगानिस्तान की सीमा है। पहले डूरंड जो रेखा थी वो भारत अफगानिस्तान के बीच पूरी सीमा थी। पहले जो डूरंड रेखा थी भारत और पाकिस्तान के बीच, एक अफगानिस्तान के बीच एक लंबी सीमा रेखा हुआ करती थी, ठीक है। लेकिन अब डूरंड रेखा जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच चली गई है, क्योंकि जब पाकिस्तान का भारत से बंटवारा हो गया तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच चली गई डूरंड रेखा। लेकिन डूरंड रेखा का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा अभी भी भारत और अफगानिस्तान के मध्य यहाँ पे है, क्योंकि अफगानिस्तान की सीमा बहुत ही छोटी सी 106 किलोमीटर की दूरी में भारत से सटी हुई है, तो उसी को हम डूरंड रेखा कहते हैं। लेकिन डूरंड रेखा की सबसे ज्यादा लंबाई कहाँ है? अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य है, क्योंकि पाकिस्तान अलग हो गया। हाँ, भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर, भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित भारतीय राज्य, भारतीय राज्य, भारतीय राज्य, राज्य। हाँ, सबसे पहले हम देखते हैं बांग्लादेश। भारत बांग्लादेश की सीमा की लंबाई 4096 किलोमीटर है और इस 4096 किलोमीटर सीमा पर भारत के 5 राज्य स्थित हैं। ये 5 राज्य हैं पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद है असम। अभी मैं आपको मैप में दिखा देता हूँ। मैं मान के चल रहा हूँ कि आप भी अपने सामने ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस रखे होंगे। उसके बाद है मेघालय, मेघालय के बाद है त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद है मिजोरम, ठीक है। बांग्लादेश के साथ पश्चिम बंगाल भारतीय राज्य की सीमा सबसे ज़्यादा है। पश्चिम बंगाल की सीमा यहाँ से शुरू हुई है और उत्तर में जाती है। पहले ये नेपाल से टच हो जाती है, फिर उत्तर में जाते हुए भारत के राज्य भूटान से टच होती है और पूरब की तरफ मुड़ती है भूटान की तरफ, सिक्किम से टच होते हुए भूटान की तरफ निकलती है और ऐसे हो जाती है। आप मैप में देखेंगे तो ऐसा ही है। और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आप देखिए ऐसे है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक पश्चिम बंगाल है और पश्चिम बंगाल के पूर्व में यहाँ पे मेघालय है, मैप में आप देख सकते हैं। और जो असम राज्य है वो ऐसे यहाँ तक चला गया है। तो पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, फिर असम। असम यहाँ भी सीमा बनाता है क्योंकि असम और बांग्लादेश की सीमा में ही ब्रह्मपुत्र नदी जब यहाँ से निकलती है, सांगपो नदी, तो सांगपो नदी कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहंग नदी कहते हैं। दिहंग नदी जब असम में प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश के बाद, तो असम की घाटी में प्रवाहित होती है। जब हम ब्रह्मपुत्र के मैदान का शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो ब्रह्मपुत्र नदी का जो मैदानी क्षेत्र है वो पूरी तरह से असम में स्थित है। असम ब्रह्मपुत्र नदी के मैदान से ही बना है। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी पहाड़ी क्षेत्रों में बहती है, इसलिए वहाँ पे उसे अलग नाम देते हैं।
अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को हम क्या नाम देते हैं? दिहंग नदी। तिब्बत में सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहंग नदी। और जब असम में प्रवेश करती है तो हम उसे ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं। और असम बांग्लादेश की सीमा पे ही, यहाँ पे असम और बांग्लादेश की सीमा पे ही ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है, जहाँ पे उसे बांग्लादेश में हम क्या कहते हैं? जमुना नदी कहते हैं। यानी 4 नामों से जानी जाती है: सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहंग, असम में ब्रह्मपुत्र नदी और बांग्लादेश में जमुना नदी। 4 नामों से जानी जाती है। मेरे कहने का मतलब ये था कि ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ पर असम और बांग्लादेश की सीमा में ही प्रवेश करती है, तो असम की सीमा यहाँ पे भी लगी हुई है। इस तरह से पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 5 देशों की सीमा बांग्लादेश से लगी है। बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा बनाने वाला देश आप देखेंगे साफ तौर पे यहाँ पे पश्चिम बंगाल है। सबसे लंबी सीमा पश्चिम बंगाल की है। पश्चिम बंगाल के बाद बांग्लादेश के साथ सर्वाधिक लंबी सीमा बनाने वाला जो भारतीय राज्य है वो है त्रिपुरा। बांग्लादेश और त्रिपुरा की सीमा को हम जीरो लाइन कहते हैं। क्या? जीरो लाइन। और त्रिपुरा एक ऐसा देश है जो कि बांग्लादेश की तरफ से 3 तरफ से आवरण है, उसका 3 तरफ से घिरा हुआ है ना। दूसरा, हम भारत चीन सीमा को देखेंगे। भारत चीन सीमा पर स्थित भारत के राज्य, चीन सीमा पर भारत के जो राज्य हैं वो पश्चिम में है और पूर्वी भाग में है, क्योंकि नेपाल और भूटान बीच में बफर स्टेट के रूप में भारत और चीन की स्थलीय सीमा को दूर दूर कर देते हैं। इसलिए भारत चीन सीमा या तो पश्चिम में है या फिर भारत चीन सीमा पूर्वी भाग में है, बीच में नहीं है। तो पश्चिमी भाग में चीन सीमा पर स्थित भारत के राज्य हैं। केंद्र शासित प्रदेश यहाँ पे लद्दाख है। लद्दाख यहाँ से लेके यहाँ तक फैला हुआ है। तो ये जो लद्दाख, ये पश्चिमी सीमा आप देख रहे हैं, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश की पूर्वी सीमा। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की पूरी सीमा भी लगी हुई है और चीन यहाँ तक चलाया है। कहाँ तक? यहाँ तक। ये पूरी सीमा चाइना के साथ लद्दाख, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की लगी हुई है, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो चीन के साथ सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, लद्दाख के यहाँ दक्षिण में हिमाचल प्रदेश, पश्चिमी भाग में चीन सीमा पर स्थित भारतीय राज्य हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश के दक्षिण में यहाँ पे है यूटी, मतलब उत्तराखंड। उत्तराखंड में आप बहुत से दर्रों के नाम पढ़े होंगे, चाहे लिपुलेख, नीतिला, मानाला, जाराला। कौन कौन से हैं? नीतिला, मानाला, लिपुलेख। ये सभी दर्रे कहाँ चले जाते हैं? इन दर्रों के माध्यम से रास्ता खुल जाता है चाइना की तरफ, है ना। इसका मतलब है कि उत्तराखंड की सीमा चाइना पर स्थित है। ये पश्चिमी भाग में चीन से सीमा बनाने वाले पश्चिमी भाग में राज्य, और पूर्वी भाग में चीन से सीमा बनाने वाले राज्य कौन कौन से हैं? पूर्वी भाग में सिक्किम सीमा बनाता है, सिक्किम के बाद अरुणाचल प्रदेश सीमा बनाता है। और स्पष्ट समझने के लिए आप ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस देखेंगे तो अच्छा रहेगा। अरुणाचल प्रदेश सीमा बनाता है। इस तरह से भारत के 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश सीमा बनाते हैं। तीसरा है नेपाल। नेपाल 3 तरफ से भारतीय राज्यों से घिरा हुआ है। नेपाल 3 तरफ से भारतीय राज्यों से घिरा हुआ है। 1 2 3 4 5 5 राज्य हैं। हमने 3 राज्यों के नाम नहीं लिखा, लिख दें। यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल। नेपाल की तरह भूटान भी 3 तरफ से भारतीय राज्यों से घिरा हुआ है। नेपाल की तरह भूटान को भी अगर आप देखेंगे तो 3 तरफ से भारतीय राज्यों से घिरा हुआ है। पश्चिम में सिक्किम, दक्षिणी भाग में असम, दक्षिणी भाग में पश्चिम बंगाल और असम, और पूर्वी भाग में अरुणाचल प्रदेश। भूटान की सीमा पश्चिम में सिक्किम, भूटान की सीमा पर स्थित भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? पश्चिमी भाग में सिक्किम, दक्षिण में पश्चिम बंगाल और असम, और पूर्वी भाग में अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे ऐसे है ना, अरुणाचल प्रदेश की सीमा लगी हुई है। और ज़्यादा हचपच हो गया है तो इसे थोड़ा सा साफ कर देते हैं। ठीक है। म्यांमार
5वां राज्य म्यांमार। म्यांमार के साथ, म्यांमार भारत की पूरी सीमा पर स्थित है। म्यांमार के साथ भारत की सीमा पूरी तरह से प्रकृति द्वारा निर्धारित है, यानी हिमालय की ऊंची श्रेणियों द्वारा म्यांमार की सीमा निर्धारित की गई है। भारत म्यांमार सीमा हिमालय की दक्षिणी श्रेणी द्वारा निर्धारित की गई है। हिमालय जब पूर्वी भारत में पहुंचता है तो पूर्वी भारत में अरुणाचल प्रदेश के बाद हिमाचल प्रदेश दक्षिण की तरफ, हिमालय दक्षिण की तरफ मुड़ जाता है। दक्षिण भारत में हिमालय को अलग अलग नामों से जानते हैं। मोटे रूप में पूर्वोत्तर भारत में हिमालय को पूर्वांचल हिमालय कहते हैं। ठीक है, पूर्वोत्तर भारत में हिमालय को पूर्वांचल हिमालय कहते हैं और पूर्वांचल हिमालय पूर्वोत्तर भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। भारत म्यांमार सीमा पर 4 देश स्थित हैं। दक्षिण से उत्तर की अगर हम देखें तो मिजोरम, मिजोरम के बाद है मणिपुर, मणिपुर के बाद नागालैंड, नागालैंड के बाद अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश मिजोरम में पूर्वांचल हिमालय को मिजोरम में कहते हैं मिजो हिल, मिजो हिल। मणिपुर में मणिपुर हिल, नागालैंड में नगा हिल और अरुणाचल प्रदेश में पटकोई बूम, पटकोई बूम। भारत म्यांमार सीमा पूर्वांचल हिमालय की इन्हीं 4 पहाड़ियों द्वारा निर्धारित की गई है। मिजो हिल, मणिपुर हिल, नगा हिल, पटकोई बूम, ये दक्षिण से उत्तर की तरफ क्रम है और यही 4 पहाड़ियां भारत म्यांमार की सीमा को प्राकृतिक रूप से निर्धारित कर देती हैं। क्लियर? भारत पाकिस्तान की सीमा को देख लेते हैं। पाकिस्तान की सीमा पर स्थित भारतीय राज्य, दक्षिण से उत्तर की ओर हम देखेंगे तो गुजरात, राजस्थान, पंजाब, ये 3 राज्य हैं जो कि भारत पाकिस्तान की सीमा पर स्थित हैं। गुजरात, राजस्थान, पंजाब। उत्तरी भाग में अगर हम देखें तो 2 केंद्र शासित प्रदेश पाकिस्तान की सीमा से लगे हुए हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, है ना। इस तरह से पाकिस्तान की सीमा पर स्थित, चाइना की सीमा पर स्थित भारतीय राज्य, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। हमने अफगानिस्तान, अफगानिस्तान बचा हुआ है। यहाँ पे अफगानिस्तान के साथ सीमा बनाने वाला जो भारत का राज्य है वो एक केंद्र शासित प्रदेश है और उसका नाम है लद्दाख। लद्दाख ये अफगानिस्तान के साथ सीमा बनाने वाला भारत का एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है और अफगानिस्तान लद्दाख की सीमा की लंबाई कितनी है? 106 किलोमीटर है। भारत के 3 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा 3 पड़ोसी देशों से लगी है। भारत में ऐसे 3 राज्य हैं। भारत में 3 राज्यों की सीमा, 3 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की सीमा 3 देशों से लगी हुई है। पहला हम देख लेते हैं पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल भारत का राज्य है, 3 देशों से लगी हुई है, बांग्लादेश। उत्तरी भाग में जब आप देखेंगे तो यहाँ पे नेपाल और भूटान से की सीमा लगी हुई है, नेपाल, भूटान। ठीक है, पश्चिम बंगाल हो गया। दूसरा सिक्किम, सिक्किम की सीमा भी 3 देशों से लगी हुई है। उत्तर में तिब्बत है, सिक्किम के उत्तर में तिब्बत, और तिब्बत पर चीन का अधिकार है ना। इसका मतलब ये पूरा चाइना है। तिब्बत पर चूंकि चीन, ऐसे तो ये तिब्बत पहले एक स्वतंत्र देश हुआ करता था। 1952 में चाइना ने तिब्बत पर अधिकार कर लिया, तो ये पूरा क्षेत्र अब चाइना का है। तो सिक्किम के उत्तर में चाइना, सिक्किम के पश्चिम में नेपाल और सिक्किम के पूर्व में भूटान। चीन, नेपाल, भूटान। तीसरा राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की सीमा पे 3 देशों से लगी हुई है। उत्तर में चाइना, ये है अरुणाचल प्रदेश आपका। ठीक है, ये है अरुणाचल प्रदेश की सीमा, ऐसे।
अरुणाचल प्रदेश की सीमा उत्तर में चाइना से लगी हुई है। पूरब में चूंकि अरुणाचल प्रदेश यहाँ से शुरू होता है, ये यहाँ से ऐसे होते हुए दक्षिण में यहाँ तक चला आता है, ये है ना। तो ये जो पूरा एरिया है ये अरुणाचल प्रदेश का है, ये यहाँ से यहाँ तक। और ये पूरा सीमा, पूरी सीमा पर अरुणाचल प्रदेश म्यांमार के साथ सीमा बनाता है, उत्तरी सीमा पर चाइना के साथ, और पश्चिमी भाग में भूटान के साथ सीमा बनाता है। तो अरुणाचल प्रदेश की सीमाएं भी 3 देशों से लगी हुई हैं, चीन, भूटान और म्यांमार। ये 3 राज्य हो गए, मैंने लिखा है 3 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की सीमाएं 3 देशों से लगी हुई हैं। केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है हमारा? लद्दाख। लद्दाख की सीमा 3 देशों से लगी हुई है, पश्चिम में पाकिस्तान, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान और पूर्व में चाइना। ठीक है, नेक्स्ट। इस तरह से भारत के कुल आप देखेंगे तो एक सवाल पूछा जा सकता है कि भारत के कितने राज्यों की सीमाएं पड़ोसी देशों से लगी हैं। तो अभी तक अलग अलग देशों के साथ सीमा बनाने वाले राज्यों के नाम आपने देखा, इसे काउंट करेंगे तो कुल 16 राज्य निकलेंगे। भारत में कुल 16 राज्य ऐसे हैं जिनकी सीमा पड़ोसी देशों से लगी है। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। भारत में 16 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेश, 16 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की सीमाएं पड़ोसी देशों से लगी है। 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं लद्दाख और जम्मू कश्मीर। 7 सिस्टर्स, 7 सिस्टर्स। पूर्वोत्तर भारत में कुल 7 राज्य हैं, 8 राज्य हैं। सिक्किम को लेकर पूर्वोत्तर भारत में कुल कितने राज्य हैं? 8 राज्य हैं। ये सभी पूर्वोत्तर भारत के भाग कहलाते हैं, लेकिन सिक्किम को छोड़कर बाकी जितने भी राज्य हैं उनको हम 7 सिस्टर्स के नाम से जानते हैं, जैसे असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय। ये 7 राज्य हैं जिनको हम 7 सिस्टर्स के नाम से जानते हैं। इनमें से असम अकेला राज्य है 7 सिस्टर में से जो शेष 6 के साथ सीमा बनाता है। बीचों बीच है, ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी का एक क्षेत्र है। ये शेष 6 राज्यों के साथ असम सीमा बनाता है। ध्यान रहे, पूर्वोत्तर भारत में ही शामिल है सिक्किम भी, लेकिन सिक्किम को 7 सिस्टर्स में शामिल नहीं किया जाता है। चिकन नेक, चिकन नेक या सिलीगुड़ी गलियारा। पूर्वोत्तर भारत का हिस्सा है, मुख्य भूमि का ही हिस्सा है, लेकिन भारत की मुख्य भूमि का हिस्सा होते हुए भी पूर्वोत्तर भारत एक बहुत ही सकरे गलियारे के माध्यम से शेष भारत से जुड़ा हुआ है। ये सकरा गलियारा जो है बांग्लादेश और नेपाल के मध्य फंसा हुआ क्षेत्र है। यहाँ पे अगर मैं रेड कलर से इसे दिखाऊं तो ये पूरा जो एरिया है बस इतना ही है, इतनी दूरी में एक ये फंसा हुआ क्षेत्र है, और ये फंसा हुआ क्षेत्र नेपाल और बांग्लादेश के बीच है। नेपाल और बांग्लादेश के मध्य यही फंसा हुआ क्षेत्र जो पूर्वोत्तर भारत को शेष भारत से जोड़ता है, इसे हम क्या कहते हैं? चिकन नेक। चिकन नेक क्या? मुर्गी की गर्दन। इसे हम सिलीगुड़ी गलियारा भी कहते हैं। सिलीगुड़ी गलियारे की चौड़ाई 22 किलोमीटर है, और यह नेपाल और बांग्लादेश के मध्य फंसे हुए सिलीगुड़ी गलियारे की जो चौड़ाई है वो 22 किलोमीटर है। पश्चिम बंगाल का जो सिलीगुड़ी शहर है, सिलीगुड़ी शहर इसी गलियारे में स्थित है। सिलीगुड़ी शहर दार्जिलिंग जिला का एक भाग है, लेकिन ये गलियारा मुख्य रूप से सिलीगुड़ी शहर से ही मिलकर बना हुआ है। दार्जिलिंग इसके उत्तर में पड़ता है। ठीक है, पूर्वोत्तर भारत को जोड़ने के लिए यही एकमात्र पुल है ना, यही सिलीगुड़ी गलियारा जो कि 22 किलोमीटर केवल चौड़ा है। कितना है? केवल 22 किलोमीटर चौड़ा है। यही पूर्वोत्तर भारत को शेष भारत से जोड़ने का एकमात्र पुल है। 1947 के पहले ये गलियारा नहीं था। 1947 के पहले चूंकि पाकिस्तान का विभाजन नहीं हुआ था, इसलिए जो बांग्लादेश है ये पहले पूर्वी बंगाल था।
पूर्वी बंगाल 1947 से पहले भारत का ही भाग था, तो ये गलियारा काफी चौड़ा था। लेकिन जब 1947 में भारत पाकिस्तान का विभाजन हो गया तो पूर्वी बंगाल हिस्सा बन गया पाकिस्तान का। 1947 के बाद ये पूर्वी बंगाल ही कहा जाता था, क्योंकि बांग्लादेश ये बना कब, 1972 में। उससे पहले ये पूर्वी बंगाल था। तो 47 में भारत के विभाजन के बाद पूर्वी बंगाल पाकिस्तान का हिस्सा बन गया, जिससे भारत और पूर्वोत्तर भारत के राज्यों के मध्य एक भौगोलिक अवरोध पैदा हो गया। इसी भौगोलिक का नाम है चिकन नेक, या चिकन नेक नाम इसको चाइना नाम देता है। भारत में इसे चिकन नेक नाम नहीं दिया जाएगा, ये एक अपमानपूर्ण नाम है। मुर्गी की गर्दन मतलब ये है कि कभी भी मरोड़ी जा सकती है ना। तो ये चाइना के रणनीतिकारों द्वारा बनाया गया नाम है। भारत में इसे हम क्या कहते हैं, सिलीगुड़ी गलियारा कहते हैं। तो अस्तित्व में कब आया, 1947 में, क्योंकि पूर्वी बंगाल पाकिस्तान का भाग बन गया। अब ये गतिरोध बन गया, एक भौगोलिक गतिरोध पैदा हो गया पूर्वोत्तर भारत और शेष भारत के मध्य। उस समय स्थिति बड़ी नाजुक थी। नाजुक इसलिए थी कि 1947 में जो वास्तविक स्थिति थी क्या थी, सिलीगुड़ी गलियारे के पश्चिम में नेपाल था, इस गलियारे के दक्षिण में बांग्लादेश था और इस गलियारे के ठीक उत्तर में चाइना था। क्यों? क्योंकि सिक्किम तब भारतीय संघ का भाग नहीं था। सिक्किम में राजतंत्र था, तिब्बत का ही एक हिस्सा हुआ करता था और पूरे तिब्बत पर चीन का धौंस चलता था। यह अलग बात है कि चीन ने 1952 में तिब्बत पर भी अधिकार कर लिया। जब चीन ने तिब्बत पर 1952 में अधिकार कर लिया, उसके बाद सिक्किम के जो लोग थे वो चाइना में नहीं जाना चाहते थे। वो सुरक्षित रहने के लिए भारत में अपना विलय करना ज्यादा उपयुक्त समझते थे। यही कारण था कि 1975 में सिक्किम ने एक जनमत संग्रह के माध्यम से भारतीय संघ में अपना विलय कर लिया। भारतीय संसद को अनुच्छेद 4 के तहत एक शक्ति दी गई है संविधान के तहत। भारतीय संसद अनुच्छेद 4 के तहत किसी भी बाहरी क्षेत्र या राज्य को भारतीय संघ में शामिल करता है। किसके तहत? अनुच्छेद 4 के तहत। तो सिक्किम का विलय तो 1975 में हुआ, लेकिन उसके पहले 1947 में जो स्थिति थी वो ये थी कि सिलीगुड़ी गलियारे के पश्चिम में नेपाल था, दक्षिण में बांग्लादेश था और उत्तर में चाइना था। एकदम यहाँ पे धमका हुआ था चाइना। भारत सरकार ने बहुत तेजी से 1947 में यहाँ पर सिलीगुड़ी गलियारे का विकास किया। सिलीगुड़ी गलियारे का विकास करने का मतलब था बहुत तेजी से सड़क और रेल मार्ग बिछाए गए ताकि पूर्वोत्तर भारत को शेष भारत से जोड़ा जा सके। 1975 में जब सिक्किम ने भारतीय संघ में अपना विलय कर लिया तो भारत को सिलीगुड़ी गलियारे की ठीक उत्तर में सिक्किम के रूप में एक बफर स्टेट मिल गया। इससे भारत और चाइना की सीमाएं कुछ दूर हो गई। ठीक है। सिक्किम और भूटान के मध्य जब आप ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस को खोलेंगे तो सिक्किम और भूटान के मध्य थोड़ा सा स्पेस है, यानी तिब्बत का एक खंजर जैसा घुसा हुआ क्षेत्र है। किसके मध्य? यहाँ पे तिब्बत जैसा ऐसे लगता है कि घुस गया है। तो ये तिब्बत का खंजर जैसा घुसा हुआ यहाँ पे बीच में क्षेत्र है भूटान और सिक्किम के। इसे हम कहते हैं चुंबी घाटी। चुंबी घाटी ये तिब्बत का क्षेत्र है, यानी चाइना के कब्जे में है। तो यहाँ पर चीनी सैनिकों की छावनियां हैं और यहाँ पे चुंबी घाटी में चीनी सैनिकों की छावनियां, क्योंकि तिब्बत पर चीन का अधिकार है और चुंबी घाटी तिब्बत का भाग है। ये कहाँ पे है? सिक्किम और भूटान के मध्य में। यहाँ पे चीनी सैनिकों की छावनियां हैं और सिलीगुड़ी गलियारे से यहाँ की दूरी केवल 120 किलोमीटर है। सिलीगुड़ी गलियारे से यहाँ पे जो सैनिकों की छावनियां हैं चुंबी घाटी में, तो चुंबी घाटी की दूरी केवल 120 किलोमीटर है। यदि चीन अगर चाहे या दुस्साहस करे तो चाहे तो केवल 120 किलोमीटर कूच करेगा और इसको मुर्गी की गर्दन को अगर मरोड़ देगा, यानी यहाँ पे कब्जा कर लेगा, तो ये पूरा का पूरा पूर्वोत्तर भारत ही नहीं बल्कि भूटान और बंगाल का जो उत्तरी हिस्सा है, पश्चिम बंगाल का उत्तरी हिस्सा यहाँ तक चलाया है। अगर चीन चाहे तो केवल 120 किलोमीटर कूच करके अगर यहाँ पे अधिकार कर लेता है। कितने चौड़ा है? केवल 22 किलोमीटर है। 22 किलोमीटर की हैसियत क्या होती है? छोटी सी। तो यहाँ पे न केवल पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्य, भूटान और पश्चिम बंगाल का उत्तरी हिस्सा भी भारत से पूरी तरह से कट सकता है। इसलिए सिलीगुड़ी गलियारे के चलते भारत रणनीतिक रूप से कमजोर स्थिति में है। ये हो गया सिलीगुड़ी। अब हाँ, भारत का प्रशासनिक विभाजन हम थोड़ा सा देख लें, बहुत ही थोड़ा सा है, ज्यादा नहीं है। ये तो हो गया भारत की सीमाएं, भारत की पड़ोसी देश, भारत की तट रेखा, भारत की सीमाओं पर स्थित भारत के राज्य, सब कुछ हो गया। अब भारत का हम थोड़ा सा प्रशासनिक विभाजन देखेंगे। भारत का प्रशासनिक विभाजन, पहली बात तो हम ये जानेंगे कि 2019 में, है ना, 2019 में जम्मू और कश्मीर राज्य के विशेष दर्जे यानी धारा 370 को समाप्त कर दिया गया। कब? 2019 में।
फिर से सुनिए, 2019 में जम्मू और कश्मीर राज्य के विशेष दर्जे अर्थात धारा 370 को समाप्त कर लिया गया और भारतीय संसद द्वारा जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 पारित किया गया। जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 पारित किया गया और इसके तहत जम्मू कश्मीर राज्य को 2 हिस्सों में बांटकर 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। ये दोनों नए केंद्र शासित प्रदेश थे, पहला लद्दाख और दूसरा जम्मू और कश्मीर। ये जम्मू कश्मीर नाम वही रहा, लेकिन नाम इसको बना दिया गया केंद्र शासित प्रदेश। ये दोनों भारत के नए केंद्र शासित बने 2019 में। लद्दाख की राजधानी लेह बनाई गई और जम्मू कश्मीर की राजधानी जो कि पहले से ही थी वो थी श्रीनगर। इसके अलावा 2020 में यहाँ पे 2 केंद्र शासित प्रदेश थे गुजरात की सीमा के आसपास। एक थे दादरा और नगर हवेली और दूसरा था दमन दीव। दमन जो है कि यहाँ पे पड़ता है, आप मैप में एक बार देखेंगे तो मिल जाएगा आपको। दमन यहाँ पे है, एकदम यहाँ पे एक द्वीप की तरह है, और दीव यहाँ पे है, मतलब यहाँ पे जो काठियावाड़ प्रायद्वीप है ना, उसकी ठीक दक्षिण में समुद्र में पड़ता है दीव, और दमन बिल्कुल तटरेखा से यहाँ पे लगा हुआ है। तो दमन दीव अलग केंद्र शासित प्रदेश था, और यहीं पे दमन के पूर्वी भाग में, दमन के ठीक यहाँ पूर्वी भाग में छोटा सा था दादरा और नगर हवेली। दादरा और नगर हवेली की राजधानी सिलवासा हुआ करती थी, लेकिन अब नहीं है, क्योंकि 2020 में भारत सरकार ने या भारतीय संसद ने दादरा और नगर हवेली और दमन दीव को मिलाकर एक ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। और नए केंद्र शासित प्रदेश का नाम क्या रखा गया? दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव। याद कर लीजिएगा, इसको लिखिए। नए केंद्र शासित प्रदेश के नाम रखा गया दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, और इस नए केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी बनाई गई दमन। ये जो दमन है, अब सिलवासा किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी नहीं है। इस तरह से भारत में इस समय अगर आप कुल देखेंगे, इसलिए भारत में वर्तमान में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, पहले से आंकड़े बदल गए हैं। पहले जम्मू कश्मीर था तो 29 राज्य हुआ करते थे, लेकिन अब 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और इनमें से सब क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य, क्षेत्रफल में भारत के सबसे बड़े राज्यों का जो क्रम है वो है राजस्थान, MP यानी मध्य प्रदेश, उसके बाद MAH मतलब महाराष्ट्र, उसके बाद यूपी, और यूपी के बाद गुजरात। ये क्षेत्रफल में भारत के 5 सबसे बड़े राज्यों का क्रम। आप चाहें तो शुरू के 10 तक के याद कर लीजिएगा, ठीक है। भारत के केंद्र शासित प्रदेशों का क्रम, क्षेत्रफल में भारत के केंद्र शासित प्रदेशों का क्रम भी, सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख के बाद जम्मू कश्मीर के बाद अंडमान निकोबार, इसके बाद है दिल्ली, ठीक है। दिल्ली के बाद है दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, ऐसे जान लीजिए। पुदुचेरी के बाद है चंडीगढ़, और चंडीगढ़ के बाद है लक्षद्वीप। ये क्षेत्रफल में 8 सबसे बड़े राज्यों का क्रम है। ये टोटल 8 केंद्र शासित प्रदेशों का एक क्रम है, इसे याद रखना आपके लिए जरूरी है। ये हो गया भारत का प्रशासनिक विभाजन। हाँ, इसमें एक बात और आपको गौर करने वाली है जो कि बड़ी ही महत्वपूर्ण है, बोल रहा था। देखिए, इसमें से पुदुचेरी एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो 4 अलग अलग क्षेत्रों में बटा हुआ है। पुदुचेरी एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो 4 अलग अलग क्षेत्रों में बटा हुआ है, और ये 4 अलग अलग क्षेत्र 3 राज्यों में है। पहला है पुदुचेरी, ये मुख्यालय है या राजधानी है। दूसरा है कराईकल, तीसरा है माहे, और चौथा है यनम। पुदुचेरी एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो 4 अलग अलग क्षेत्रों में भौगोलिक रूप से बटा हुआ है, और ये चारों क्षेत्र 3 राज्यों में है। इनमें से जो पुदुचेरी है, इसके बारे में, पुदुचेरी
चेन्नई के दक्षिण में कोरोमंडल तट पर स्थित है। यहाँ पर, ये यहाँ पर समझ लीजिए, चेन्नई आपका यहाँ पे है, जो आगे उभरा हुआ तमिलनाडु का उभरा हुआ भाग है ना, उसके बीचों बीच यहाँ पे चेन्नई पड़ता है। तो पुदुचेरी चेन्नई के ठीक दक्षिण में कोरोमंडल तट पर स्थित है। इसकी अवस्थिति कोरोमंडल तट पर यानी पूर्वी तट पर है। ये मुख्यालय है कराईकल। कराईकल की जो अवस्थिति है तमिलनाडु की सीमा में, तमिलनाडु की सीमा में पुदुचेरी के दक्षिण में कोरोमंडल तट पर है। माहे केरला की सीमा में, ऐसे लिखेंगे, माहे केरला की सीमा में मालाबार तट पर स्थित है। इसकी अवस्थिति कहां है? मालाबार तट पर है। यनम आंध्र प्रदेश की सीमा में गोदावरी नदी के मुहाने पर है। ये जो दो आगे निकले हुए भाग यहां पे दिखाई देते हैं ना आपको, ये एक तो जो है कि गोदावरी नदी का मुहाना है और दूसरा जो है कृष्णा नदी का ये मुहाना है। ये इसीलिए आगे निकला हुआ भाग है। क्यों? जब आप मैप में देखेंगे तो ये यहाँ पे आगे निकला हुआ है भारतीय भूमि पूरब की तरफ। क्यों? क्योंकि नदियां पहाड़ों को काटकर अपने साथ मिट्टी, उसे हम अवसाद कहते हैं। क्या कहते हैं? गाद या अवसाद। लगातार अवसादों का निक्षेपण करती रहती हैं नदियां। इसीलिए जहां भी नदियों का मुहाना आप देखेंगे वो आगे की तरफ निकला हुआ है। इसीलिए आप गंगा ब्रह्मपुत्र भी यहाँ पे लगातार मिट्टी गिराती रहती हैं बंगाल की खाड़ी के तट पे। तो आप देखेंगे बंगाल की खाड़ी का जो तट है वो आगे की तरफ बिल्कुल निकला हुआ है। इसे हम कहते हैं डेल्टा। तो यहाँ पे गोदावरी का डेल्टा है और यहाँ पे कृष्णा नदी का डेल्टा है। डेल्टाई क्षेत्र हमेशा समुद्र में आगे की तरफ निकले हुए होते हैं। क्यों? क्योंकि एक तरह से नदियां समुद्र को पाट रही होती हैं। कहां से? पहाड़ों से काट कर लाते हैं मिट्टी और बालू, और समुद्र की तट रेखा को आगे की तरफ पाट रही होती हैं। जैसे गांव के लोग गड्ढा नहीं पाटते हैं कुछ वैसा ही। तो इसीलिए गोदावरी और कृष्णा नदी का जो डेल्टाई क्षेत्र आगे की तरफ निकला हुआ है। इसी डेल्टाई क्षेत्र में यनम स्थित है। यनम के ठीक उत्तर में आंध्र प्रदेश का काकीनाडा है, जहां पे कॉटन पैदा किया जाता है। काकीनाडा बड़ी फाइन क्वालिटी का कॉटन यहाँ पैदा किया जाता है काकीनाडा में। तो यनम की अवस्थिति बिल्कुल गोदावरी यानी पूर्वी तट पर गोदावरी के मुहाने पर काकीनाडा के पास है। यह हो गया भारत का प्रशासनिक विभाजन। इसके बाद हम अगले वीडियो में जो अध्ययन करेंगे वो होगा भारत के आस पड़ोस की कुछ खास बातें। भारत के आस पड़ोस में जो भी खास बातें हैं जो कि भारतीय भूगोल के अंतर्गत शामिल की जा सकती हैं, है ना, उनको हम जानेंगे। उसके अलावा भारत की जल सीमा यानी दूर तक है भारत में। हाँ, प्रत्येक देश को जिनके पास तट रेखा होती है उनको समुद्रों में भी कुछ दूरी तक अधिकार दिया जाता है, ताकि वो अनुसंधान कर सकें, खनिज संसाधनों का दोहन कर सकें, साफ सफाई कर सकें, सीमा शुल्क वसूल सकें। तो आसपास भी अधिकार दिया जाता है। भारत की जल सीमा के बारे में जानेंगे। इसके बाद हम भारत की खाड़ियों और समुद्रों के बारे में जानेंगे। इसके बाद हम भारत के द्वीपों का अध्ययन करेंगे। तो अलग अलग वीडियो में सिलसिला चलता रहेगा। ठीक है। ऐसे तो मैंने एक बार अच्छे से भूगोल और विश्व भूगोल को पढ़ाकर खत्म किया हुआ है, लेकिन बहुत सारे आंकड़े चेंज हो जाते हैं, अपडेटेड हो जाता है ना, और साथ ही वीडियो क्वालिटी भी उतनी फाइन नहीं है। शायद आवाज भी अब धीरे धीरे उस वीडियोस की ब्लर हो रही है। तो मेरे दिमाग में आया कि एक बार एक नया चैनल बनाकर, क्योंकि पुराने चैनल पर बहुत कुछ गतिविधियां चल रही हैं टारगेट आलोक में, तो वहां पर इतनी सारा हौच पौच हो गया है कि बच्चों को समझ नहीं आता कि क्या वनडे के लिए है, क्या सिविल के लिए है। तो इसलिए अपने भारतीय भूगोल को और विश्व भूगोल को मैं एक बार फिर से सभी के लिए ओपन कर रहा हूं और इसी तरह से पढ़ाकर खत्म करूंगा। ये नया चैनल है। अगर आपको नए चैनल का लिंक नहीं मिला हुआ है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप चाहें तो जाकर नए चैनल को ढूंढ सकते हैं, उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहां पर आपको सब्सक्राइब क्यों करना चाहिए? क्योंकि न केवल मैं भूगोल को फिर से अपडेट कर रहा हूं, और इसे प्रारंभिक ही नहीं बल्कि मुख्य परीक्षा के सिलेबस को भी यहाँ पे मैं काफी हद तक कवर करवाऊंगा। और भूगोल एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें पकड़ बनाने के बाद बाकी बहुत सारे विषयों की समझ आपके अंदर स्वाभाविक रूप से विकसित हो जाती है। आप कुछ दिन तक मेरे साथ जुड़े रहिए। तो आप चाहें तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ, एक बात और है, यहाँ पर केवल भारतीय और विश्व भूगोल ही नहीं बल्कि महाद्वीपों का अच्छे से अध्ययन होगा। भूगोल के जो सैद्धांतिक पक्ष हैं जैसे जनसंख्या, सेटलमेंट, वायुमंडल, समुद्र विज्ञान, है ना, खनिज संसाधन विश्व में, व्यापार प्रतिरूप, इन सब चीज़ों को मिलाकर जहाँ तक संभव हो सके मैं यहाँ पे कवर करवाने का प्रयास करूँगा। तो एक अच्छा सिलसिला शुरू चल पड़ा है, तो जुड़े रहिए। जल्दी ही एक बहुत ही बेहतर